नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। ऑनलाइन और ऑफलाइन स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए भारत G7 और 4 अन्य देशों के समूह में शामिल हुआ। नीति आयोग ने भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट जारी की। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए जिला प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी किया। नीतिगत प्रयासों के बावजूद नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के प्रति केवल कुछ लोगों ने ही रुचि दिखाई। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क 2020 पश्चात के कार्य समूह की चौथी बैठक केन्या के नैरोबी में आयोजित हुई। और इस अंक में जानेंगे हीट वेव 2022 के कारण, प्रभाव और भारतीय कृषि के लिए आगे की राह के बारे में। आइए इस अंक की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्री स्पीच यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा के लिए भारत G7 और 4 अन्य देशों के समूह में शामिल हुआ है। भारत ने G7 समूह के देशों और अन्य 4 आमंत्रित देशों के साथ 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों ने वैश्विक चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 जैसी स्थितियों के समान, समावेशी और स्थायी समाधान की दिशा में कार्य करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इन देशों ने वर्ष 2021 की कार्बिस बे ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट पर चर्चा की। साथ ही उस समय से भू राजनीतिक स्थिति में हुए नाटकीय परिवर्तन पर भी विमर्श किया। इसके अलावा विश्व भर में लोकतांत्रिक प्रणालियों के समक्ष मौजूद महत्वपूर्ण खतरों को स्वीकार किया। ये घोषणाएं सामरिक हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक कदमों और यूक्रेन पर रूस के आक्रमण जैसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो जाती है। रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट के सिद्धांत के मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वैश्विक उत्तरदायित्व। इसमें अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, दुनिया भर में लोकतंत्र और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का समर्थन करना शामिल है। इसके अलावा दूसरा सिद्धांत है सूचना परिवेश का। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता की रक्षा करना, खुला, मुक्त, वैश्विक, अंतर संचालनीय, विश्वसनीय और सुरक्षित इंटरनेट सुनिश्चित करना शामिल है। तीसरा सिद्धांत है नागरिक समाज का। इसमें नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं की स्वतंत्रता और विविधता की रक्षा करना, दुर्भावनापूर्ण विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ क्षमता का निर्माण करना शामिल है। समावेश और समानता के सिद्धांत के तहत इसमें विचार, विवेक और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करना और अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना तथा सामाजिक एकता एवं समावेश आदि शामिल है। नीति आयोग ने भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट अपनी तरह का पहला अध्ययन है। इसमें भारत में गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था पर व्यापक दृष्टिकोण और सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। आपको बता दें कि गिग कर्मी ऐसे कर्मी हैं जो पारंपरिक नियोक्ता या कर्मचारी व्यवस्था के बाहर आजीविका से जुड़े हुए हैं। इन्हें मोटे तौर पर प्लेटफॉर्म और गैर प्लेटफॉर्म आधारित कर्मियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म कर्मी वे हैं जिनका कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप जैसे कि स्विगी आदि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होता है। वहीं गैर प्लेटफॉर्म गिग कर्मी अनौपचारिक वेतन कर्मी और आत्मनिर्भर कर्मी होते हैं जो पार्ट टाइम या फुल टाइम कार्य करते हैं। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में 77 लाख कर्मचारी गिग अर्थव्यवस्था में लगे हुए थे। ये भारत में कुल कार्यबल का 1.5% है। वर्ष 2029-30 तक इनकी संख्या बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। वर्तमान में गिग अर्थव्यवस्था से संबंधित लगभग 47% कार्य मध्यम कौशल युक्त नौकरियों में है, लगभग 22% उच्च कौशल और लगभग 31% निम्न कौशल युक्त नौकरियों में है। इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि विशेष रूप से प्लेटफॉर्म कर्मियों के लिए डिजाइन किए गए उत्पादों के माध्यम से उनकी वित्त तक पहुंच में तेजी लाई जानी चाहिए। क्षेत्रीय उत्पादों को बेचने के व्यवसाय में लगे स्वनियोजित व्यक्तियों को व्यवस्था से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा प्लेटफॉर्म आधारित बदलाव और परिणाम आधारित कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही लैंगिक संवेदनशीलता के माध्यम से सामाजिक समावेशन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को लागू करने के लिए रेज फ्रेमवर्क को अपनाया जाना चाहिए। इसमें श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा तंत्र में शामिल करने की बात कही गई है। रेज यानी कि रिकॉग्नाइज, अलाउ, इनकॉर्पोरेट, सपोर्ट एंड एंश्योर। रिकॉग्नाइज का मतलब है न्याय संगत योजनाओं को डिजाइन करने के लिए प्लेटफॉर्म कार्य की विविधतापूर्ण प्रकृति को मान्यता दी जाए। अलाउ यानी कि नवोन्मेषी वित्त पोषण तंत्र के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के विस्तार की अनुमति दी जाए। इनकॉर्पोरेट यानी कि योजनाओं को डिजाइन करते समय प्लेटफॉर्म के विशिष्ट हितों का ध्यान रखें,
जिनमें रोजगार सृजन, प्लेटफॉर्म व्यवसायों और श्रमिकों पर प्रभाव आदि शामिल हैं। वहीं सपोर्ट के तहत व्यापक जागरूकता अभियानों के माध्यम से सरकारी योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों की सदस्यता के लिए श्रमिकों की सहायता करें और एंश्योर के तहत सुनिश्चित करें कि लाभ श्रमिकों को आसानी से उपलब्ध हो। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए जिला प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक से देश भर में कॉम्पिटिटिवनेस की एक भावना पैदा होगी। तो शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए PGI-D पर पहली रिपोर्ट जारी की है। PGI-D का उद्देश्य अलग अलग जिले को स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की प्राथमिकता निर्धारित करने में मदद करना है। इस तरह सुधार करके इन्हें उच्चतम ग्रेड तक पहुंचाना है। PGI-D जिलों को 10 ग्रेड में वर्गीकृत करता है। उच्चतम प्राप्त करने योग्य ग्रेड को दक्ष कहा जाता है। ये ग्रेड उस श्रेणी में या समग्र रूप से कुल अंकों के 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले जिलों के लिए है। निम्नतम ग्रेड को आकांक्षा 3 कहा गया है। इसमें कुल अंकों का 10% तक प्राप्त करने वाले जिले शामिल हैं। दक्ष और आकांक्षा ग्रेड्स के बीच में उत्कर्ष है, जो कि 81 से 90% अंक वाले जिले को दिया जाएगा। अति उत्तम 71 से 80% वाले को, उत्तम 61 से 70% वाले को, प्रचेष्टा 1 51 से 60% वाले को और प्रचेष्टा 2 41 से 50% अंक लाने वाले जिले को ये ग्रेड प्रदान किया जाएगा। PGI-D संरचना में कुल 600 अंक हैं। इन्हें 6 श्रेणियों में बांटा गया है। इन श्रेणियों को दोबारा 12 डोमेन में विभाजित किया गया है। इस तरह की पहले हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। ये स्कूली शिक्षा की प्रभावशीलता पर एक व्यवस्था आधारित मूल्यांकन प्रदान करती है। दूसरा है स्कूल समानता सूचकांक। ये सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। ये स्कूली शिक्षा क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। इस सूचकांक के मुख्य निष्कर्षों की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल करने वाले शीर्ष 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं चंडीगढ़, गुजरात, केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र। और दोनों वर्ष यानी कि 2018-19 और 2019-20 में किसी भी जिले ने दक्ष रेटिंग हासिल नहीं की है। राजस्थान के 3 जिले सीकर, झुंझुनू और जयपुर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के रूप में उभरे हैं। PGI-D के परिणामों की बात करें तो इससे कक्षा में प्रभावी विचार विनिमय होगा, अवसंरचना सुविधाएं और छात्रों के अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा, स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा और अभिशासन प्रणाली में सुधार होगा। और अगली खबर नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। नीतिगत प्रयासों के बावजूद नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों के प्रति केवल कुछ लोगों ने ही रुचि दिखाई है। नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बाजार आधारित साधन है। साथ ही ये नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों के अनुपालन को सुविधाजनक भी बनाता है। इसका उद्देश्य राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता और नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों को पूरा करने के लिए दायित्व से बाध्य संस्थाओं की आवश्यकता के बीच के अंतर को दूर करना है। एक REC को 1 मेगावाट के बराबर माना जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की 2 श्रेणियां हैं, सौर REC और गैर सौर REC। ये केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनियमित है। इसके लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के मुताबिक RPO ये अनिवार्य करता है कि सभी विद्युत वितरण लाइसेंस धारियों को अपनी आवश्यकताओं की न्यूनतम निर्धारित मात्रा की खरीद या उत्पादन अक्षय ऊर्जा स्रोतों से करना होगा। और दूसरा है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर NLDC। ये अक्षय ऊर्जा उत्पादन केंद्रों के पंजीकरण और REC जारी करने के लिए जिम्मेदार है। RPO को पूरा करने में विफल रहने पर राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दंड भुगतना पड़ सकता है। इन सब व्यवस्थाओं के बावजूद नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र से संबंधित कई समस्याएं भी हैं, जैसे कि इसका मूल्य काफी ज्यादा है। REC से संबंधित विनियामकीय अनिश्चितता बनी रहती है। अक्षय ऊर्जा क्षमता कुछ राज्यों में केंद्रित है, इसलिए दूसरे राज्यों के लिए खरीद महंगी हो जाती है। सौर ऊर्जा से संबंधित नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों का कारोबार कम होता है। इसके लिए उत्तरदायी कारण सौर तथा गैर सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र के न्यूनतम और उच्चतम मूल्य में कमी है। अगली खबर जैव विविधता से संबंधित है। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क 2020 पश्चात के कार्य समूह की 4थी बैठक केन्या के नैरोबी में आयोजित हुई। कार्य समूह का उद्देश्य जैव विविधता फ्रेमवर्क 2020 के पश्चात मूल पाठ पर आम सहमति तक पहुंचना था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली है। आपको बता दें कि इस मूल पाठ को जैविक विविधता अभिसमय यानी CBD के 15वें पक्षकार के सम्मेलन
यानी COP15 में अंतिम रूप दिया जाना है। GBF यानी ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क 2020 पश्चात जैव विविधता 2011 से 20 के लिए रणनीतिक योजना को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य कई लक्ष्यों के लिए वर्ष 2030 तक की अवधि के दौरान दुनिया भर में कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करना है और ये लक्ष्य हैं प्रकृति और लोगों के लिए इसकी आवश्यक सेवाओं को संरक्षित और सुरक्षित करना, ये सुनिश्चित करना कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का साझा दृष्टिकोण वर्ष 2050 तक पूरा हो जाए। जैविक विविधता अभिसमय जैव विविधता के सभी पहलुओं को शामिल करने वाला पहला वैश्विक समझौता है और इस समझौते में शामिल है जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता के घटकों का सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। जैविक विविधता अभिसमय के प्रोटोकॉल्स की बात करें तो इसमें पहुंच और लाभ साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल है, जिसका लक्ष्य आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से साझा करना है। दूसरा है जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल। इसका उद्देश्य आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सजीव संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन, आवागमन और उपयोग को सुनिश्चित करना है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल के दायित्व और निवारण पर पूरक नागोया कुआलालंपुर प्रोटोकॉल है। GBF 2020 पश्चात कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक वर्ष 2021 में संपन्न हुई थी। इस बैठक में CBD के तहत आनुवंशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम यानी डिजिटल सीक्वेंस सूचना पर विचार किया गया था। डिजिटल अनुक्रम सूचना एक पर्यायवाची शब्द है। इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आनुवंशिक सूचना, जैव सूचना, अनुक्रम सूचना, प्राकृतिक सूचना, आनुवंशिक अनुक्रम डेटा, न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम डेटा या आनुवंशिक संसाधन। और आइए अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावों के बारे में। हीट वेव 2022 के कारण प्रभाव और भारतीय कृषि के लिए आगे की राह के संबंध में। हीट वेव, जिसे कि हम आम भाषा में लू कहते हैं, इसका विश्लेषण और अध्ययन केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान ने किया था। ये संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन है। दरअसल हीट वेव के कई कारण हैं। राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में प्रतिचक्रवात मार्च में बनता है और पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति यानी कि वर्षा की अनुपस्थिति से शुरुआती और चरम हीट वेव की स्थिति पैदा हुई है। प्रतिचक्रवात वायुमंडल में उच्च दबाव प्रणालियों के आसपास हवाओं के नीचे आने से गर्म और शुष्क मौसम का कारण बनते हैं। हीट वेव का प्रभाव ये होता है कि इससे अनाज में पीलापन आ जाता है और ये सिकुड़ जाते हैं। इससे फसल समय से पहले पक जाती है। इसके अन्य दुष्प्रभाव हैं नमी से बनने वाला दबाव, सनबर्न, फूलों का गिरना आदि। इससे दुधारू जानवर या पक्षियों की भूख में कमी हो जाती है और शरीर का तापमान ज्यादा हो जाता है। हीट वेव शमन के लिए कई सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि फसल की सही किस्मों का चुनाव, पशुओं को नहलाना और मल्चिंग तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। समय पर बुआई और ताप सहिष्णु गेहूं की फसल की किस्मों जैसे कि PBW03, DBW 187 आदि को अपनाया जाना चाहिए। पत्ते और फूल आने की अवस्था में पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव उपज की हानि को कम करता है। इसके अलावा गन्ने, मेड़ और हल रेखा में मल्चिंग करने से मिट्टी की नमी बनी रहती है और दबाव कम होता है। फलदार पेड़ों को धूप से बचाने के लिए इन्हें छायादार जाल या सूती कपड़े से ढक देना चाहिए। हीट वेव को किसी क्षेत्र में वास्तविक तापमान के संदर्भ में तापमान सीमा के आधार पर या उसके सामान्य तापमान से ज्यादा विचलन होने के आधार पर परिभाषित किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारत मलेशिया रक्षा संबंध। हाल ही में दोनों देशों ने शीर्ष स्तर की रक्षा वार्ता संपन्न की है। इसमें भारत के तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की पेशकश के साथ साथ मलेशियाई वायुसेना के सुखोई 30 MKI बेड़े को बनाए रखने पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध मलेशिया भारत रक्षा सहयोग बैठक यानी मिडकॉम ढांचे के तहत बनाए रखे गए हैं। अगला है लिविंग लैंड्स चार्टर। राष्ट्रमंडल के सभी 54 सदस्य देश अपने अपने राज्य क्षेत्रों में आगामी पीढ़ियों को स्वेच्छा से एक लिविंग लैंड समर्पित करने के लिए सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को 3 रियो सम्मेलनों के तहत उनकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करना है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन आदि। राष्ट्रमंडल राष्ट्र का गठन 1900 के दशक की शुरुआत में तब किया गया था जब राष्ट्रों ने ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होना शुरू कर दिया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाना था। भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य है। आर्थिक गणना समस्या। इसे समाजवादी गणना बहस के रूप में भी जाना जाता है। ये इस प्रश्न पर वाद विवाद को संदर्भित करती है कि क्या केंद्रीय रूप से नियोजित अर्थव्यवस्थाएं
सीमित संसाधनों को कुशलता से आवंटित कर सकती हैं। ये तर्क दिया जाता है कि निजी संपत्ति की अनुपस्थिति में संसाधनों के लिए कोई बाजार नहीं होता है, इसलिए कोई तर्कसंगत संसाधन आवंटन संभव नहीं हो सकता। मनुष्य की असीमित इच्छाओं की तुलना में किसी भी अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए इन सीमित संसाधनों को समाज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए आवंटित करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। केन्या और पुर्तगाल की सहमेजबानी में 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की शुरुआत हुई है। इसके तहत विश्व के 130 से अधिक देशों के नेता दुनिया के महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों की सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर पहुंचने के लिए 5 दिनों तक विचार विमर्श करेंगे। ये सम्मेलन एक महत्वपूर्ण समय पर आयोजित किया जा रहा है। इस समय विश्व सतत विकास लक्ष्य 14 को प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों और अभिनव तथा हरित समाधानों की आवश्यकता वाली कई चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रयासरत है। ग्रेट डाइंग। ग्रेट डाइंग का मतलब है इस ग्रह की प्रजातियों का सबसे बड़ा सामूहिक विलोपन। इसने महासागरों में सबसे नए विकसित जीवन को नष्ट कर दिया था। ये विलोपन लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। इस विलोपन ने पर्मियन भूगर्भिक काल के अंत को चिन्हित किया है। इसमें मोटे तौर पर 96% समुद्री प्रजातियां और 70% भूमि प्रजातियां लुप्त हो गई थीं। ये विलोपन इतना भयंकर था कि इसने ग्रह के अधिकांश वृक्षों, कीटों, पौधों, छिपकलियों, यहाँ तक कि रोगाणुओं को भी नष्ट कर दिया था। माइक्रोप्लास्टिक और वायरस संबद्धता। एक अध्ययन में पाया गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण ताजे जल में वायरस को कुछ दिनों तक जीवित और संक्रामक रखने में मदद कर सकता है। माइक्रोप्लास्टिक को ताजे जल में छोड़े जाने के तुरंत बाद उसकी सतह पर सूक्ष्मजीव कोशिकाओं या बायोफिल्म की एक परत बन जाती है। पोषक तत्वों से भरपूर ये परत सूक्ष्मजीवों के लिए एक उत्तम अधिवास बन जाता है। ये सूक्ष्मजीव जल में तैरते माइक्रोप्लास्टिक्स पर पनपने लगते हैं। राजस्थान में यूरेनियम भंडार। राजस्थान के सीकर जिले के रोहिल क्षेत्र में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। यूरेनियम एक रजत श्वेत रंग का धात्विक रासायनिक तत्व है। इसे रासायनिक प्रतीक U द्वारा दर्शाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से एक रेडियोधर्मी तत्व है। इसका एक समस्थानिक यूरेनियम 235 है। ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र समस्थानिक है। ये समस्थानिक परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया को बनाए रखने में सक्षम है। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए यूरेनियम संसाधनों की पहचान और मूल्यांकन करने के लिए अधिदेशित है। यूरेनियम के अन्य क्षेत्र हैं झारखंड में जादूगोड़ा, ये पूर्वी सिंहभूम जिले में पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश। इस्कंदर M मिसाइल सिस्टम। रूस ने अपने सहयोगी बेलारूस को परमाणु सक्षम मिसाइल प्रणाली देना स्वीकार किया है। इस्कंदर M एक पद है। रूस इसका उपयोग ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर लॉन्च सिस्टम और इसके द्वारा दागी जाने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दोनों को परिभाषित करने के लिए करता है। ये जमीन से प्रक्षेपित होने वाली क्रूज मिसाइल भी दाग सकता है। सड़क सुरक्षा के लिए भारत राज्य सहायता कार्यक्रम। विश्व बैंक ने भारत के सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के लिए $250 मिलियन के ऋण को स्वीकृति प्रदान की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर सड़क सुरक्षा प्रबंधन और संस्थागत सुधार और उच्च जोखिम वाली सड़कों पर परिणाम आधारित हस्तक्षेप के माध्यम से सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों या फिर चोटों को कम करने में मदद करना है। ये दुर्घटना के बाद की देखभाल के लिए आपातकालीन चिकित्सा और पुनर्वास सेवाओं को भी मजबूत करेगा। ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में लागू किया जाएगा। लर्निंग पॉवर्टी। स्टेट ऑफ ग्लोबल लर्निंग पॉवर्टी 2022 अपडेट रिपोर्ट के अनुसार 10 वर्ष के अनुमानित 70% बच्चे लर्निंग पॉवर्टी से पीड़ित हैं। इसका मतलब है कि 10 वर्ष तक की आयु के बच्चे लिखे हुए साधारण वाक्यों को भी समझने में असमर्थ हैं। इस रिपोर्ट को विश्व बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (FCDO), यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट तथा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। भगवान बुद्ध के कपिलवस्तु अवशेष। संस्कृति मंत्रालय ने मंगोलिया से वापस लाए गए भगवान बुद्ध के कपिलवस्तु से संबंधित पवित्र अवशेष प्राप्त किए हैं। इन्हें कपिलवस्तु अवशेष के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनका संबंध बिहार में पहली बार वर्ष 1898 में खोजे गए एक स्थल से है। इसे प्राचीन शहर कपिलवस्तु माना जाता है। इन्हें पुरावशेषों और कला के खजाने की AA श्रेणी के तहत रखा गया है। इस श्रेणी के अवशेषों को उनकी नाजुक प्रकृति के कारण
आमतौर पर प्रदर्शनी के लिए देश से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। सावा झील, इराक। सावा झील समावा शहर, जो कि बगदाद के दक्षिण के निकट स्थित है, यहाँ की एक जैव विविधता युक्त आर्द्रभूमि है। ये पहली बार है जब ये झील मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के कारण व्यापक पैमाने पर लुप्त हो रही है। ये झील चूना पत्थर की चट्टान पर निर्मित है और जिप्सम संरचनाओं से युक्त है। इस झील में कोई प्रवेशिका या निकासी मार्ग नहीं है। इसे वर्ष 2014 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। अध्ययनों से ये पता चला है कि इस झील को दरारें और छिद्रों के एक तंत्र के माध्यम से भूमिगत जल स्रोतों द्वारा पोषित किया जाता था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए एहतियात बरतिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।